चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारी ज़िंदगी लग जाएगी, बाल गिर जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। मेरा क्यूटी पास था, इंग्लिश फेल हो गया था। 12-14 साल से तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और तुम इंग्लिश में फेल हो गए। बस ये नाम के साथ लगा तो रहा हूँ, लेकिन यार चीज़ें इतनी नहीं सीखी हुई। What would be the future of audit? अब आप सोचें चोली का लौंडा लंदन में बैठा है तो बैक एंड पे देयर मस्ट बी एन ह्यूमन बीइंग, देयर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि उस डेटा को समझ सके। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिव्यू कौन कर रहा है? वी वर द फर्स्ट जिसने हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करा था। जितना कुछ भी वो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज जरूर Yes. होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आलिया हसन। आई एम हियर विद आवर वीकली पॉडकास्ट जिसमें हम आपको मिलवाते हैं हर हफ्ते एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से। ठीक है, वो पर्सनालिटी आपकी फील्ड से रिलेटेड है और आज की जो हमारी पर्सनालिटी है वो ना सिर्फ एक ऑडिटर बल्कि एक टीचर और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। ही हैज़ वर्कड एज एन ऑडिटर नॉट ओनली इन पाकिस्तान but also in London, Qatar, Spain and Indonesia. And after that, he has inclined towards teaching, which is also very interesting. और उसके बाद ended up in a very good program of venturing a new institute for all CA students, and that's IQ School of Finance. तो हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैडम आप सुनाएं सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, जो इंट्रोडक्शन मैंने अभी स्टूडेंट्स को आपका दिया, यही इंट्रोडक्शन मुझे कुछ साल पहले मेरे कॉलीग सर अली अहमद ने दिया और उन्होंने कहा कि आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो वहाँ सर इब्राहिम होते हैं, आप उनसे मिल लीजिएगा एंड ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो सर, ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कितने ज़यीफ़ होंगे और क्या एक्सपीरियंस होगा और वो मुझसे किस किस तरह के जार्गनलाइज्ड क्वेश्चंस करेंगे। मैं तो बहुत परेशान हो गई। फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए आई और फिर मेरी मुलाकात हुई तो मैं थोड़ी देर के लिए स्टंट रह गई जब आपने अपना इंट्रोडक्शन मुझे दिया कि आप हैं सर इब्राहिम। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर ठीक तो है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गंजा होगा या हाँ? क्योंकि सर देखिए, यही मिथ्स हैं जो आपको अपनी सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारी ज़िंदगी लग जाएगी, बाल गिर जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं और इतना सारा टाइम पढ़ाई में चला जाएगा, सोशलाइजेशन भी नहीं रहेगी लाइफ में। आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या ऐसा है जो आप शेयर कर सकते हैं जिससे ये मिथ ब्रेक हो। मैडम अभी तो CA हूँ ना माशाल्लाह, 9 साढ़े 9 साल हो गए। 2013 में क्वालिफाई हुआ था, तो अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा। आप सोचें जब मैं उस वक्त CA कर रहा था तो साथ में तो 2 CR होंगे, वो कैसे होंगे कि अबे तू CA कर रहा है, कैसे कर लेगा CA। तो वो आई थिंक ऐसा होता है कि बिकॉज अब एक बहुत ही मुश्किल क्वालिफिकेशन है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं CA कर रहा था, मॉड्यूल A में 2 पेपर होते थे, इंग्लिश एंड QT। तो मेरा QT पास था, इंग्लिश फेल हो गया था। अच्छा, मेरे वालिद साहब का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो मेरा दोस्त था जिसके साथ मैं CA कर रहा था, उसके वालिद साहब थोड़े से है ना, आई मीन उसको उतना सपोर्ट नहीं करते थे। तो उसने अच्छा थे चूँकि उसके वालिद साहब, उसको बोला, उसने मुझे बताया, उसने कहा मेरे वालिद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यार मैं पिछले 12-14 साल से तुम्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और तुम इंग्लिश में फेल हो गए। अच्छा, उस चीज़ को मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा अच्छा मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था मैडम, तो मैंने है ना केमिस्ट्री पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ी थी, बायोलॉजी वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ी हुई थी। और मैंने कहा यार इंग्लिश तो हर सब्जेक्ट में पढ़ा है, मतलब हर क्लास में पढ़ा है, और इंग्लिश में फेल हो गए CA का, तो फिर ये अकाउंटिंग, टैक्स, लॉज वगैरह कैसे करेंगे। तो वो एक बड़ा मुश्किल था कि जब वो फेल होगा। अच्छा, CA में आप स्टार्टिंग में जाओ और आप फेल हो जाओ तो आपको पता है ना, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। जो सबसे बेस्ट पार्ट था जो मेरी जर्नी का था वो ये था कि मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे बड़ा सपोर्ट था। वो उन्होंने कभी ये प्रेशर दिया ही नहीं कि यार फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते। अच्छा, फिर मेरे अगले अटैम्प्ट में ना मॉड्यूल B के 3 सब्जेक्ट दिए और साथ में इंग्लिश दिया। तो इंग्लिश पास हो गया, मॉड्यूल B के 3 सब्जेक्ट बैड फेल, लैप्स जंप कहते थे उस ज़माने में, तो वो बैड फेलियर था। तो उसमें मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा कि यार चलो खैर हो गई, कोई बात नहीं। बट वो एक उनका स्टेटमेंट था, क्या फ़ीस वापस पे करनी पड़ेगी, ट्यूशन फ़ीस। और वो उस ज़माने में आई थिंक 24,000 फ़ीस होती थी। तो वो जब उन्होंने कहा कि जी फ़ीस वापस पे करनी पड़ेगी, तो आई थिंक उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अच्छा, उस वक्त ये मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह भी नहीं होते थे और इतना इंटरनेट वगैरह का भी नहीं था। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार कुछ करना है, एटलीस्ट वालिदैन के लिए करना है, जब वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस एज में। आई थिंक फिर उसके बाद जर्नी रफ एंड टफ तो रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गई, जर्नी कंप्लीट हो गई। वाकई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपने कही कि पेरेंट्स का सपोर्ट। Yes. और अगर हम इस सपोर्ट को समझ लें तो मेरे ख्याल से फिर हम इस चीज़ को सीरियसली समझ सकते हैं। अच्छा सर, आपका जो एक्सपीरियंस है 14 इयर्स इन फर्म, विच इज़ लाइक, अब आप देखते होंगे कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग सोचते हैं कि एक फर्म से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, लाइक इट्स लाइक रैंडम उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपने 14 इयर्स फर्म को दिए, इसकी क्या वजह है, लाइक क्यों? अगेन एक टर्निंग पॉइंट था मैडम, वो ये था कि मैं कतर में था और सेकॉन्डमेंट में था, और जब हम कतर में बैठे हुए थे तो रिज़ल्ट आया था
और सीए फाइनल का रिजल्ट कतर में हम बैठे हुए हैं। तो हम कोई 10-15 लोग थे जो सेकंडमेंट पे गए हुए थे। तो एक पूरा अपार्टमेंट था जिसमें हम 10-15 लोग कराची के रह रहे थे। 50, 60, 100, 150, 200 ये नंबर होते थे जो क्वालिफाइड करते थे पूरे पाकिस्तान में, उसमें से आपका एक नाम होना। अच्छा, एक और मज़े की बात, हम 15-20 लड़के थे, 15-20 लड़के में से एक ही बंदा क्वालिफाई हुआ था शायद, और वो मैं था। तो वो जब आप सोच रहे हो कि अरे रूम में सारे बैठे और एक बंदा क्वालिफाई हुआ है, और उसमें से मेरे सीनियर्स भी थे और अच्छे जीनियस लोग थे। तो जब हम क्वालिफाई कर गया, मेरा नाम आ गया, तो जो साथ में दोस्त यार थे जो सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि यार तुझे पता है, तुझे ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है, तुझे ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पता है, तुझे इसकी लॉजिक पता है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ यार चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूँ लेकिन चीज़ें पता ही नहीं है। और मुझे फिर हुआ कि यार ये तो अब एक टैग लेके चल रहा हूँ मैं, वो एक होता है ना कि जी अब नाम के साथ सीए लगाना है, इससे मैंने कहा सीए नाम के साथ लगा तो रहा हूँ लेकिन यार चीज़ें इतनी नहीं सीखी हुई। आई थिंक वो एक मोमेंट था जिसमें मैंने कहा कि नहीं यार मुझे फर्म में थोड़ा सा और काम करना चाहिए और चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि मैं आगे सिखा भी सकूं, और जो इतना कुछ पढ़ लिया 5-6 साल सीए में लगा दिए तो उसको एक अच्छा प्रैक्टिकलिटी में चीज़ों को देख लूँ। यही रीज़न था कि फर्म में अपनी लाइफ को मैंने कंटिन्यू करा। तो सर आपको लगता है कि फ़र्म में इतने साल देने के बाद आपको समझ आया कि लाइक यकीनन आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना है, जैसे अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये चीज़ नोट की। तो द थिंग इज़ कि व्हाट डू यू थिंक कि फ़र्म आपको जो ये एक्सपोजर देती है ये आपको कहीं ना कहीं जाके टीचिंग से कनेक्ट कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये जो सारा एक्सपोजर है ये और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है क्या स्टूडेंट्स के लिए? आई मीन देखें मैडम, द पॉइंट इज़ वो इंटरेस्ट पे है। मेरा इंटरेस्ट था, मैं फर्म में मैंने 3-4 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल इस इंटेंशन से लगा कि मैंने सीखना है। तो अगर आपको इल्म सीखते हैं तो वो रायगा तो नहीं जाता, वो कभी ना कभी यूज़ होता है, डेफिनेटली यूज़ होता है। तो मेरी इंटेंशन ये थी। अच्छा, 2-3 मेरे साथ के जो लोग थे वो इंडस्ट्री में चले गए थे। फर्म में पे स्केल कम होता था, सैलरी बहुत कम होती थी और गाड़ी भी छोटी मिलती थी, कल्टस मिलती थी उस ज़माने में। और जो मेरे दोस्त यार इंडस्ट्रीज़ में चले गए उनको उस ज़माने में कोरोला मिल रही थी, सैलरीज भी अच्छी थी, चीज़ें भी अच्छी थी। आई थिंक जो डिसीजन बंदा लेना वो अपने आप को एवेल्युएट करे कि वो क्या करना चाहता है, रादर देन कि जी इसके पास ये है या फिर इंडस्ट्री के ये फ़ायदे इसके पता है। आप ये एनालाइज करें कि जी आप किस पर्पस से, अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो किस पर्पस से ले रहे हैं। तो मेरा पर्पस ये था कि जी कुछ काम सीख जाऊँगा, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। अगेन सैलरी कम थी, गाड़ी छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि मैं फिर लंदन गया। अब आप सोचें चोली का लौंडा लंदन में बैठा हुआ है तो वो तो मैं क्योंकि तो फिर उस वक्त जब लंदन गए तो अगेन 10-12 लोग, हम 15 लोग सारे के सारे लंदन में हमारी पोस्टिंग हुई। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। जब वहाँ पे मैंने काम किया तो फिर बात ये नहीं होती कि जी मैं एक ऑडिटर हूँ, बात ये थी कि जी मैं आईकैप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आईकैप का क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मुझे याद है मैं आरबीएस का ऑडिट कर रहा था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का। तो उसमें जो टीम थी उसमें हम पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी थे, मलेशिया से भी थे, इंडोनेशिया से भी थे, और यूएस से भी थे, यूके से भी थे, माल्टा से भी थे। दुनिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं और उसमें से आप भी एक हो। और अब आप ये कह रहे हो कि यार अब ये सिर्फ अपना कुछ नहीं है, आई मीन अब ये बताना है कि जी पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आईकैप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो जो एक चीज़ थी, और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हम सारे कैंडिडेट्स, कि वो एक चीज़ नज़र आती थी कि नहीं यार ये पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जी हम पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नो डाउट, नो डाउट, वी कैन सी दैट यू आर आवर मेंटोर। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, लाइक आपका एक्सपोजर, फिर आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन जगह जगह नज़र आया आपकी पूरी जर्नी में, कि बचपन में आपने पहले अपनी वालिद साहब की बात को बहुत गौर से समझा और फिर आपने वहाँ से एक शिफ्ट लिया। इसी तरीके से फर्म को ज्वाइन करने का भी जो डिसीजन है वो भी आपने बड़ा एनालिटिकली सोच के लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ रैंडमली हुई है। आई मीन बच्चा जो होता है ना वो उमूमन हम लोग भी प्रोफेशनल्स भी बहुत शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं कि यार ठीक है यहाँ 70,000 मिल रहे हैं, वहाँ पे 1.5 लाख मिल रहा है, 1.5 लाख की तरफ चले जाओ। वो अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे कि यार वो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, या वो किधर। बहुत से लोग ऐसे थे कि इंडस्ट्री में चले गए और अब उनको बाहर जाना है, अब वो बाहर नहीं जा पा रहे। या बहुत से लोग ऐसे थे जो फर्म में थे और उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता रहा और बाहर जाते रहे। तो आई थिंक जो की फैक्टर है वो ये कि जी आप इवेल्युएट करें। अच्छा, मेरे वालिद साहब की तरफ से भी या मेरी फैमिली की तरफ से भी ये टेंशन नहीं था कि यार फलां का बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इतने कमा रहा है और इतना कुछ कर रहा है और तुम बैठ के क्या कहते हैं फर्म में क्यों। और फर्म में लेट सेटिंग बहुत ज़्यादा, 18 घंटे काम करना, 20 घंटे काम करना। मुझे याद है मेरा जेएस ग्रुप फाइनल हो रहा था तो शायद 2 से 3 दिन मैं क्लाइंट पे ही था, कंसेक्यूटिव 3 डेज़ क्लाइंट पे, वही सो रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। वो कंसोल वगैरह फाइनलाइज हो रही थी उस वक्त। तो लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो एक सीखने की उम्र थी, तो वो उसमें काम इतना सीख लिया कि वो मुझे लगता है कि यार वो अल्टीमेटली मुझे हेल्प करता है। ज़रूर। अच्छा सर, अभी जैसे आपने बात की कि लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए अब आपको भी दिख रहा है कि आज के दौर में हर चीज़ डिजिटलाइज्ड होती जा रही है। सो ऑब्वियसली जो एआई है वो हर तरह की फील्ड में और हर तरह के डोमेन में जो है वो अब यूज़ हो रहा है।
तो ज़ाहिर ऑडिट में भी यूज़ हो रहा है। यस ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ ऑडिट, और स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना चाहिए इफ़ दे वांट टू एंड अप इन ऑडिट फील्ड? जब आप फर्म में होते हैं तो ऑब्वियसली फर्म के पास जो उनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है वो इटसेल्फ बेस्ट है, ठीक है, वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। द पॉइंट इज़ कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, ये चीज़ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अभी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई हो भी नहीं रही। लेकिन ऑब्वियसली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट इसको यूज़ करने के लिए भी एक बिजनेस रैशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी आपके सामने सॉफ्टवेयर दे दिया गया और अब आप बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहे हैं या फिर मशीन लर्निंग कर रहे हैं या फिर बैठ के डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। बैक एंड पे देयर मस्ट बी एन ह्यूमन बीइंग, देयर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इस डेटा को समझ सके, वो डेटा क्या कहना चाह रहा है आपसे, उसको इवैल्यूएट कर सके और उसके बेसिस पे कोई ना कोई डिसीजन ले सके। तो यस, हमारी फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर टैक्स भी है, इसके अंदर लॉज भी हैं, इसके अंदर अकाउंटिंग भी है और इसके अंदर ऑडिट भी है। इन सारी जर्नीज के अंदर डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए देयर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ज़रूरी है। राइट, सो डिसीजन मेकिंग इज स्टिल इन ह्यूमन। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, अब आपकी ये सारी चीज़ें एक तरफ करते हुए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि हाउ हैव यू डिसाइडेड टू एंड अप एज अ टीचर, और आपने टीचिंग को साथ साथ कैसे मैनेज किया, क्योंकि टीचिंग तो इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जब हम सीए कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सीए करने के बाद की लाइफ जो है ना, वो ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज अगेन आप एक स्टेटस मेंटेन कर रहे होते हो ना कि जी आप लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप ये हो ही नहीं सकता कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी को ऑडिट करने जा रहा हूँ और वहाँ जाके मुझसे कोई चीज़ मिस हो जाए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, या सीईओ के सामने बैठे हैं, ऑडिट कमेटी के सामने बैठे हैं और वहाँ डिस्कशन चल रही है और मैं अपने आप को सही प्रेजेंट ही ना कर पाऊँ या मैं कम्युनिकेट ही ना कर पाऊँ या वो जो इश्यूज़ है मैं एक्सप्लेन ही ना कर पाऊँ, तो वो साथ साथ एक चीज़ें ना टैग आपके साथ चल रहा होता है। बड़ा कहना आसान होता है कि जी मेरे नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीए है, लेकिन उसको मेनटेन करना, उसको इन्हेंस करना बड़ा मुश्किल काम था। तो सीए कर लिया, लेकिन सीए के बाद वाली जो जर्नी थी वो बहुत मुश्किल थी। अगेन फर्म में मैंने अपना डिसीजन लिया, तो 4-5 साल जब फर्म में काम सीखा तो फिर मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे इतना मैंने सीख लिया है तो उसको आगे सिखाना चाहिए। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ऑडिट के सब्जेक्ट में। अच्छा, जब ऑडिट के सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी, तो वही दोस्त यार जो सारे थे फील्ड के हमारे, वो कहने लगे यार ऑडिट में तो मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वाकई में है, बहुत बड़े नाम आज भी हैं वो। तुम गलत सब्जेक्ट उठा रहे हो, तुम ये कोई और सब्जेक्ट उठा लो, ऑडिट मुश्किल है, नहीं बनेगा, फ़ायदा नहीं होगा, टाइम ज़ाया होगा। लेकिन एक जो कि मेरी एक्सपर्टीज़ थी इस सब्जेक्ट में, मैंने कहा था मैं इतने साल से जब इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं पढ़ा क्यों नहीं सकता। और तो फिर एक पढ़ाने का शौक़ हुआ और टीचिंग में मैंने फिर अपनी एक जर्नी को स्टार्ट किया और ऑडिट से स्टार्ट किया और वो बड़ा सक्सेसफुल हो गया। द रीज़न इज़ कि देखें, आप जो भी कुछ आप, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है कि जितना कुछ आप पढ़ते हो ना या जितना कुछ आप सीखते हो, वो कहीं ना कहीं आपको है ना दुनिया में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मुझे याद है हमारा वो सब्जेक्ट इंग्लिश का ही होता था, बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसमें हम बैठ के रट्टे लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं और मार्केटिंग के 4 P's होने चाहिए और मतलब सारी चीज़ें बैठ के हम देख रहे हैं। जब मैं टीचिंग में आया तो मैंने कहा कि मैं टीचिंग में आ रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा और मेरी ऑडियंस क्या होगी और किस तरीके से मैं इनको ये एक यूनिक चीज़ सेल कर सकता हूँ। तो मेरी ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी थी, ऑडिट में मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट किया था। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक ऑडिट में लिंकिंग थी, जो कि मैं कर रहा था सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है वो एक चीज़ थी जो कि एक सेलिंग पॉइंट थी और वो बच्चों को वाकई में हेल्प किया कि बच्चा उससे पास हुआ। तो वो मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि यार बच्चा अप्रिशिएट कर रहा है, बच्चा पहले एक चीज़ को याद कर रहा होता था, बच्चे को समझ में आ रही है वो चीज़, तो आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे कि नहीं यार इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। गुड सर कि एक और रियलाइजेशन आपकी ड्यूरिंग योर ऑडिट जर्नी के आपको लगा कि ये अगर मैं कंट्रीब्यूट करूँगा तो ऑब्वियसली लोगों के लिए आसानी आएगी, एंड दैट्स अ वेरी गुड थॉट। और दूसरी चीज़ जो आपने बोली कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ थी आपने उसी में इसको एज अ चैलेंज ही लेके लेकिन स्टार्ट किया, तो देखिए आपका क्या माशाल्लाह से नाम है आप मार्केट में, एवरीबॉडी नोज यू। ओके, सो अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे और ये है कि टीचिंग आपने की, ऑडिटिंग आप कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो अ ग्लोबल प्रैक्टिस रिव्यूअर और यू आर ऑल्सो अ लर्निंग लीडर ऑफ Deloitte, विच इज़ वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स। तो सर ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फर्म में जब मैं था ना तो डिलॉयट की तरफ से है ना, लाइक वो जो होता है ना कि जी अक्सर बच्चा सवाल भी करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिव्यू कौन करता है, मतलब मैं अगर एक कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ तो ऑडिटर का रिव्यू कौन करता है। exactly. तो ऑडिटर का रिव्यू डिलॉयट ग्लोबल आके हमारी फाइल्स को रिव्यू करता था। अच्छा, यहाँ से पाकिस्तान में डिलॉयट की तरफ से मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं उनका प्रैक्टिस रिव्यूअर बना।
तो वो उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेशन थी जिसकी बेसिस में मैंने इंडोनेशिया में जाके डेलॉइट इंडोनेशिया का प्रैक्टिस रिव्यू किया था कि उनकी फाइल्स वगैरह को रिव्यू करा और चेक करा यानी कि आप ऑडिटर और फिर आप डबल ऑडिटर। तो वो अच्छा हमारी फाइल्स का भी यहाँ रिव्यू होता था तो वो इसलिए। और डिलॉइट में मैं लर्निंग लीडर था, लर्निंग मैनेजर था, तो उसमें एक चीज़ ये थी कि जी जो भी ग्लोबल की तरफ से मैथडोलॉजीज आती थी और जो भी चीज़ें थी चेंजेस वगैरह आती थी उनको सारी ट्रेनिंग्स वगैरह पाकिस्तान ऑफिस, तो लर्निंग का शौक पहले से ही था। फर्म लेवल पे एक चीज़ ट्रेनिंग दी तो उससे बड़ा हेल्प मिला कि यार मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, और वही चीज़ थी कि वो फर्म में रहते हुए एक एक्सपोजर मिला और उसको यूटिलाइज कर लिया। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा सर, फिर आपने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया, विच इज़ ऑब्वियसली अनदर वेंचर ऑफ योर लाइफ, कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें भी आपने अपनी जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा था? आई थिंक मुझे एक दो चीज़ें जो बड़ी रियलाइज़ होती हैं वो ये होती हैं कि जब मैंने ऑडिट फर्म में जब बहुत सी कंपनीज़ का ऑडिट किया, तो ज़ाहिर से जब आप कंपनीज़ का ऑडिट करते हो तो एक कंपनी को आप बहुत सक्सेसफुल बनते हुए भी देखते हो और एक सक्सेसफुल कंपनी को नीचे गिरते हुए भी देखते हो। तो वो जो मेरे पास एक एक्सपोजर था कि यार किस तरीके से एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, एक अच्छी कंपनी बन सकती है, क्यों ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल है, किस तरीके से कस्टमर की डिमांड्स को कैटर कर रही है, वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी प्रोफेशन में, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में हमने कोशिश ये करी कि उन्हीं चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें। जो कि हमें था कि यार अल्टीमेट स्टूडेंट है, किसी तरीके से इसका फ़ायदा हो जाए, इसका या तो पास हो जाए या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, किसी भी तरीके से। हमने उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यार एक अच्छी टीम होनी चाहिए। वो तो मुझे याद है सर आपकी वो बात भी कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। यस। तो आप हमेशा कोशिश यही करते थे कि इसको मैंने तो आपको काम करते देखा है, मतलब आप ना दिन देख रहे होते थे ना रात देख रहे होते थे, और आप फर्म के बाद भी यहाँ आके तो वही जब आपसे क्या था ना, सीए की जर्नी मुश्किल होती है, तो पहले फर्म थी, फिर फर्म बाकी प्लस टीचिंग, देन फर्म प्लस टीचिंग प्लस IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। और स्पेशली अभी जो आपने कहा कि जो बाद में यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जो जर्नी है वो ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम उसकी रियलिटी को थोड़ा समझें और रियलाइज करें तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है वो ये लगता है कि टीम अच्छी थी, बहुत अच्छी टीम थी। आई स्टिल रिमेंबर मैं और MQ बैठे थे और हम कैफ के सब्जेक्ट सामने लेके बैठे थे, कुछ सब्जेक्ट MQ पढ़ा रहे थे, कुछ मैं पढ़ा रहा था, और फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार सर अली अहमद बड़े ज़रूरी है, ये एक गैप है हमारे पास जो कि फिल करेंगे। और फिर सैमरी सर तहा, और आई थिंक IQ जो भी आज है वो सारी एक पूरी टीम एफर्ट्स है। मुझे याद है सर तहा का भी कि वो उन्होंने PRC या AFC का एक फ्री वर्कशॉप रखा ताकि बच्चा आए और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में पढ़े। तो वो सारे टीचर्स ने कंबाइंड एफर्ट्स करी और आई थिंक उसके बेसिस पे एक विजन के तहत हम आए थे कि यार कुछ एक अच्छी चीज़, एक अच्छी प्रोडक्ट है ना, हमने स्टूडेंट्स को ऑफर करनी है। मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ सुनाता हूँ। वी वर द फर्स्ट जिसने हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करा था। तो हमने कहा था कि जी जो बच्चा फिजिकल लेना चाहे वो फिजिकल क्लास भी ले, और किसी ने घर बैठ के लाइव क्लास लेनी है वो लाइव क्लास भी ले, वही चीज़ आपको लाइव दिख रही होगी। एंड देन अगर आपने बाद में रिकॉर्डिंग देखनी तो रिकॉर्डिंग भी दे। तो वो हम एक हाइब्रिड मॉडल पे वाइट बोर्ड लेक्चर को लेकर आए। फिर रिसेंटली ट्रेंड चेंज हुआ, बच्चों का टाइम में मसला है, लेक्चर्स पूरे देख नहीं पा रहे थे, तो हमने फिर स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस करी। और आई थिंक वो मुझे ओवरऑल IQ की जर्नी में सबसे बेस्ट जो चीज़ लगती है कि हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते हैं। कि स्मार्ट क्लासेस मुझे लगता है दी बेस्ट प्रोडक्ट है। आई मीन जिस तरीके से वो एक स्टूडेंट का टाइम सेव कर रहा है, ऑब्वियसली पीछे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, पीछे पूरी टीम बैठी है जो कि उस पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अल्टीमेटली एक बच्चे को फ़ायदा, एक सिंक्रोनाइजेशन डिसिप्लिन आ गया ना कि जी जो दिख रहा है वही हैंड आउट है, वही चीज़ पोर्टल में है, फिर स्मार्ट प्लान है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज स्मार्ट। तो ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में अच्छा। नहीं, नो डाउट। और प्लस ये कि सर आपका ये जो एक नया एक तरह का इनिशिएटिव है स्मार्ट क्लासेस का, आई थिंक ये इस चीज़ को भी इन्फोर्स कर रहा है कि हाँ आप लोगों ने डिजिटलाइजेशन को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है, और ये किसी तरीके से आपको ओवर पावर नहीं करिए बल्कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप इसको एथिकली यूज़ करें, विच यू पीपल आर डूइंग। वेरी गुड। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, एक आपने देखा होगा क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन आप देख रहे हैं कंट्री की ऐसी है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करने के बाद अब्रॉड की तरफ देखते हैं, और उनका पहला एक ऑप्शन होता है कि हमें कोई ऐसा बाहर कोई जॉब या ऑप्शन या कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हम पाकिस्तान छोड़ दें। तो आपको क्या लगता है कि आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को? देखिए, अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनका प्लान है कि उन्होंने बाहर जाना है, ऐसा अच्छा होता ये है कि किसी फैमिली में ना कोई भाई वगैरह होता है जो बाहर होता है, या लेट से वालिद साहब बाहर काम कर रहे होते हैं, या ख़ानदान में कोई ऐसा होता है बाहर होता है, तो उनको एक पता होता है कि हाँ यार बाहर की ये लाइफ है और ये मैनेज कर सकता हूँ और ये इसकी एंडिंग है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बाहर मूव करना चाहता है तो उनको सजेशन मेरी ये होगी कि आप एक कोशिश करें कि अच्छी ऑडिट फर्म में अपनी आर्टिकलशिप करें, बिकॉज
मैंने जो आपको बताया, मैंने लंदन में काम किया, स्पेन में काम किया, इंडोनेशिया में काम किया, कतर में काम किया, तो वो डेलॉयट के रेफरेंस से किया, बिकॉज डेलॉयट कतर में भी मौजूद थी, स्पेन में भी मौजूद थी, इंडोनेशिया में मौजूद थी। तो वो एक चीज़ बड़ी हेल्प करती है कि आपको एक सेकॉन्डमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपके ट्रेनिंग करियर में ही, विद इन आर्टिकलशिप आपको एक सेकॉन्डमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसमें आप एवेल्यूएट ये कर लेते हो कि यार कि मैंने बाहर काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता है, बाहर काम करना भी या नहीं करना। तो वो 3-4 महीने का एक आपका पीरियड होता है, 5 महीने का, और इसके अंदर आपको एक अच्छा सेकंड चीज़, अगर आप सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट ऑडिट फर्म में, ऑडिट एंड एश्योरेंस सेक्शन में फिर अपनी आर्टिकलशिप को कंटिन्यू करें, बिकॉज ऑडिट कंसिस्टेंट है, सेम है पूरी दुनिया में। टैक्स चेंज हो जाता है, लॉस चेंज हो जाते हैं। ऑडिट एक ऐसी चीज़ है जो कि डेलॉयट की जितनी भी मेंबर फर्म्स हैं, सब जगह एक ही मेथोडोलॉजी यूज़ होती है, एक कंसिस्टेंसी के थ्रू होता है। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है कि आप बाहर जाके वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई मीन अगर एक विजन के तहत आप जाएँ, तो फिर आप, अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है लेट से, और आपको लगता है कि जी मैंने एक बिज़नेस करना है अपना, तो फिर टैक्स की फील्ड बहुत अच्छी है कि आप टैक्स में थोड़ा काम कर रहे हैं, फिर टैक्स रिटर्न और टैक्स कंसल्टेंसी में आप आ सकते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करें, अगेन मेरी ना सुने, बट आप अपने आप को एनालाइज करें कि बच्चा अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। बच्चा अपने आप को अगर वाकई बाहर देखना चाहता है, तो आई थिंक ऑडिट फर्म इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, दैट्स गुड। अच्छा सर, एक और आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर डिफरेंट अपने ऑब्वियसली करियर गोल्स लेकर आते हैं जब वो सीए करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो फर्म को ही फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी फोकस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी आता है जो कहता है हम सीए इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा पैसा कमाएं और अपना एक बिजनेस यानी कि एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स के ऊपर उनका फोकस होता है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं एक बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ मैडम बताऊँ, IQ जो मैंने ऑडिट फर्म में जो इतना सीखा, जो कंपनीज का ऑडिट वगैरह के, आप यकीन करें उसने बड़ा हेल्प करा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को इनिशिएट करने में, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को लॉन्च करने में, और आज जो हम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पहुँचे। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम फर्म वगैरह में फिर उसको अप्लाई कर रहे होते हैं और सीखते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें ऐसी थी जो मतलब पढ़ी हुई थी, फर्म में जाके देखी, क्लाइंट्स में जाके देखा, और उन्हीं चीज़ों को आराम से अप्लाई करने की कोशिश की। लाइक फॉर एग्जांपल, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, एक मिशन होता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रट्टा लगा लेते थे। लेकिन जब मैं ऑडिट मैंने करा, तो 100 ऑफ क्लाइंट्स का ऑडिट किया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक विजन होता था वो ज़्यादा सक्सेसफुल थी रादर देन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बगैर किसी विजन के काम कर रही होती थी। हमने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस लॉन्च किया, तो हमने कहा यार ये विजन है, दैट्स वाई हम एक वाइट बोर्ड के लेक्चर से, वन नोट के लेक्चर से, गिलास के लेक्चर से अल्टीमेटली एक ऐसे प्रोडक्ट में आया जो कि मार्केट में कहीं नहीं था। तो मतलब वन नोट हमने कॉपी नहीं करा, वाइट बोर्ड के लेक्चर सब पढ़ा रहे थे, हम भी पढ़ा रहे, वन नोट वाले लेक्चर सब पढ़ा रहे, हम भी पढ़ा रहे। एक ऐसी चीज़ करी कि जो कोई भी नहीं कर रहा था, दैट वो सारी चीज़ें पढ़ी। क्या रीज़न था कि देखें, अकेला कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकता, एक अच्छी टीम होना ज़रूरी है। तो हम वो पढ़ते थे BM वगैरह में कि जी टीम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप है, वो सारी चीज़ें एट दी एंड। तो अगर आपने आगे जाके लेट से बिजनेस भी करना है या अपना कोई सेटअप भी करना है, ये CA की जर्नी डेफिनेटली हेल्प करती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको सिखा रही होती है, और किस तरीके से प्रैक्टिकली फर्म में आप जाके देखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी अपने बिजनेस में। तो मुझे पर्सनली इन चीज़ों से आपको याद है, हम हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं डिनर कर, हम टीचर्स का डिनर हुआ करता था, सारे साथ बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं और मजीद सोच रहे हैं और क्या कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के एक्सकर्जन्स भी करा रहे हो। यस, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक अगर आपने बिजनेस भी करना है, एक तालीम हासिल करें, क्वालिफिकेशन लें, बिकॉज वो सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखा रही होती है आपको, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें सिखाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई आज स्टूडेंट्स को कि जितना कुछ भी वो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होता है, चाहे वो PRC लेवल हो, चाहे वो CAF हो या वो CFAP हो। और क्योंकि ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आपने जिस तरह से बच्चों को कहा कि एक फर्म से एसोसिएट होना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आज हमें आपके इंटरव्यू से पता चला कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अगर वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें, अगर वो अब्रॉड मूव करना चाहें, या फिर वो यहीं किसी फर्म के साथ एसोसिएट होना चाहें, तो आई थिंक फर्म का एक्सपीरियंस इज़ समथिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखा रहा होता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू। और आज मुझे जर्नी पता चल गई, तो अब मैं भी ये कह सकती हूँ कि CA करके कोई इतना बूढ़ा नहीं होता, ना ही वो गंजा होता है। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है सर इब्राहिम और ये उनकी जर्नी थी जो आपने सुनी आज हमारे साथ। आई होप कि आपको इनकी जर्नी से बहुत लेसन्स मिले हों। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो आज सर ने हमें दिया वो ये था कि अपनी हर एक्शन को अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे टाइमली, तो आप कोई एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सो आई होप
that you are going to follow his instructions and keep watching our podcast till next week. Allah Hafiz.